आज का यह क्लास होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक्शन रिसर्च की। जी हाँ, आपके एसीपी के दौरान अर्थात स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आपको एसीपी के लिए भेजा जाता है। तो प्रथम वर्ष में जहां आपको एक एक्शन रिसर्च बना करके देना होता है, वहीं सेकेंड ईयर में आपको 5 एक्शन रिसर्च बना करके देने होते हैं। तो एक्शन रिसर्च होता क्या है, इसे किस प्रकार से बनाएंगे, इसका फॉर्मेट किस प्रकार का रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की डिटेल से चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को वॉच करेंगे और समझ लेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए देखेंगे कि एक्शन रिसर्च का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है। और एक्शन रिसर्च का मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है और आइए बढ़ते हैं। फ्रंट पेज आपका किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले इस चीज को समझें कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च जैसा कि नाम से है, एक्शन रिसर्च अर्थात इसे हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक शोध। ठीक है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, री प्लस सर्च। आपको फिर से कुछ नया खोजना है, किस प्रकार से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आपका अपना नज़रिया क्या है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, सपोज दैट कि अंग्रेजी सीखने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, और आपके पास एक आइडिया है कि मैं इस प्रकार से कुछ चीज़ों को करूँगा तो बच्चों में अंग्रेजी सीखने की ललक आएगी और उन्हें अंग्रेजी आसानी से मैं सिखा पाऊँगा। तो आप उसके ऊपर एक्शन रिसर्च तैयार कर सकते हो। आप देखते हो कि बच्चे मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर हैं, संख्या ज्ञान उनका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो आपके अंदर एक आइडिया है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो बच्चों को मैं संख्या ज्ञान अच्छे से समझा सकता हूँ। आप देखते हो हिंदी के क्षेत्र में या फिर किसी भी विषय में आपकी अपनी जो रुचि है, उसके अनुसार से आप किसी एक खास टॉपिक के ऊपर आप काम करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो इसी चीज़ को आपको एक्शन रिसर्च में दर्शाना होता है। आप कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद स्टूडेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल से वहाँ पे वर्णन करना होता है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक्शन रिसर्च का फ्रंट पेज जो होने वाला है, आपको लगभग 10 से 12 पेज लगेंगे। आपको एक्शन रिसर्च पहले एक रफ नोटबुक पे तैयार कर लेना है, और रफ नोटबुक पे तैयार करने के बाद आपको उसको शफ करना है, शफ कॉपी पे तैयार करना है। और उसके लिए आपको A4 साइज का ब्लैंक पेज लेना है। ठीक है, और ब्लैंक पेज के ऊपर आपको फ्रंट पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार से अपना सारा डिटेल्स लिखना है ना। आप सबसे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। आप जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं, डाइट वगैरह में हैं, तो उसका नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेशन देना है। आप जिस सेशन में हैं, 21, 23, 20, 22 जो भी सेशन आपका है वो सेशन आप देंगे। सब्जेक्ट यहाँ देंगे एक्शन रिसर्च, और यहाँ पे आप टॉपिक डालेंगे। तो टॉपिक में आप यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर आपने एक्शन रिसर्च किया है उसको आपको यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी स्टेज। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के मैंने एक एक्शन रिसर्च तैयार किया था अपने एसीपी के दौरान, और मैंने इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने पेश किया है। यहाँ पे जिस स्कूल में आपको भेजा जाएगा उस स्कूल का नाम यहाँ पे रहेगा, और डायरेक्टर्स नेम, यहाँ पे आपके जो डायरेक्टर हैं, आपका जो एक मेंटर तैयार किया जाता है उनका नाम यहाँ पे रहेगा। रिसर्चर्स नेम, रिसर्चर्स नेम का यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो आप एससीपी के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट टीचर हैं उनका नाम, रोल नंबर, आईडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देना है, रोल, आईडी वगैरह। ये तो फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज के ऊपर आप अच्छे से एकदम सजा करके लिखते हुए कलरफुल स्केच से लिख लेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रिसर्चर्स साइन प्लस डायरेक्टर्स साइन यहाँ पे करवाना है। ठीक है, रिसर्चर्स में आप अपना साइन खुद करेंगे और डायरेक्टर्स में आपके जो डायरेक्टर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। अब बात करें कि रिसर्च एक्शन रिसर्च का जो फॉर्मेट होगा उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला प्रीफेस देना होता है।
किसी भी एक्शन रिसर्च को आप जब बनाते हो तो उसका प्रीफेस आपको लिखना होता है। प्रीफेस का मतलब जैसे आप लोगों ने किसी किताब को देखा होगा, राइटर यदि कोई बुक वगैरह तैयार करता है तो वो उसके लिए प्रीफेस तैयार करता है सबसे पहले, यानी कि वो उन सारी चीज़ों के बारे में बतलाता है, उसका बैकग्राउंड बताता है कि वो एक्शन रिसर्च क्यों कर रहा है। तो उसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे प्रीफेस के अंतर्गत करनी है। हिंदी में इसको दो शब्द कहते हैं, प्राकथन कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी की किताबों में इस प्रकार से ऊपर में हेडिंग दिया हो रहेगा, दो शब्द या फिर प्राकथन, इस प्रकार से आपको, तो इंग्लिश में इसको प्रीफेस कहा जाता है। दूसरा है एम्स। तो एम्स के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, जो भी आपने एक्शन रिसर्च तैयार किया है उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो उन सारे एम्स को आपको लिखना है। जैसे यदि आपने किसी क्लास प्राथमिक स्तर पे संख्या ज्ञान को सुधार करने के लिए आपने एक्शन रिसर्च तैयार किया है तो आपको वहाँ पे एम्स देना होगा कि बच्चों के संख्या ज्ञान में अपेक्षित सुधार करना। इस प्रकार से 3-4 एम दे देंगे। इसके बाद है काउजेज ऑफ द प्रॉब्लम। जो समस्या है, जो समस्या को आपने देखा है उसके पीछे का कारण क्या है, उनके कारणों का वर्णन है। एनालिसिस ऑफ द काउज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि जो भी अंग्रेजी शिक्षण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन कारणों का विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। और 5वां पॉइंट देंगे हाइपोथेसिस ऑफ द एक्शन रिसर्च, यानी कि जो एक्शन रिसर्च हमने बनाया है उसके पीछे की परिकल्पना क्या है उसे लिखेंगे। और इसके बाद फॉर्मेट फॉर द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेटिकल व्यूज, जो भी एक्शन रिसर्च हम तैयार करने वाले हैं उसके पीछे जो हमारा परिकल्पनात्मक विचार है उसका टेस्टिंग हम किस प्रकार से करेंगे, उसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हम लोग किस प्रकार के टीएलएम का यूज करने वाले अपने एक्शन रिसर्च के दौरान, ताकि बच्चों को ज़्यादा रुचिकर ढंग से हम समझा सके चीज़ों को। इसके बाद प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला है, कौन सी विधि से हम एक्शन रिसर्च को आयाम देने वाले हैं। अगला है सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमने जो फॉलो किया है उसके पहले का जो सिचुएशन था वो क्या था, और एक्शन रिसर्च के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या बदलाव आया है उसका यहाँ पे वर्णन किया जाता है। इसके बाद रिजल्ट है, यानी कि हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं उसकी चर्चा करनी है। इसके बाद इवेल्युएशन है, मूल्यांकन हम अपना करेंगे कि हमने जो एक्शन रिसर्च लाया उसका क्या परिणाम रहा, है ना। इसके बाद आखिरी पॉइंट ऑब्लिगेशन है, हम अपना आभार व्यक्त करेंगे हमने जो एक्शन रिसर्च तैयार किया है उसके दौरान जो सपोर्ट हमें मिला है उसके लिए हम ऑब्लिगेशन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 12 बिंदुएं हैं। इन 12 बिंदुओं के ऊपर हमारा एक्शन रिसर्च का पूरा फॉर्मेट चलता है। तो आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, और मैंने जो एक्शन रिसर्च तैयार किया था उसी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ जो सब्जेक्ट लिया है आप उसे देख लें। मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण में जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के मैंने एक्शन रिसर्च तैयार किया था। और आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली चीज प्रीफेस, मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है, सारे पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि किस प्रकार से हमें भी लिखना है। प्रीफेस में मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट टीचिंग इंग्लिश इन बिहार इज ए वेरी टफ टास्क। बिहार में अंग्रेजी शिक्षण करना काफ़ी कठिन कार्य है। प्रॉब्लम बिहाइंड दिस सिचुएशन इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नो दैट इट इज टोटली एलियन लैंग्वेज टू आवर स्टूडेंट्स एंड द स्टेटस ऑफ इंग्लिश कम्स एट द 3rd पोजिशन हियर। यानी कि बिहार में जो अंग्रेजी की स्थिति है वो है इस प्रकार से है कि अंग्रेजी यहाँ पे 3रे पायदान पे आती है। पहले पायदान पे इंग्लिश नहीं है, दूसरे पायदान पे भी इंग्लिश नहीं है, 3रे पायदान पे इंग्लिश है बिहार के अंदर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉलोड बाय द रीजनल लैंग्वेजेस एंड हिंदी। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, और इसके बाद हिंदी बोली जाती हैं, इसके बाद अंग्रेजी की बारी आती है। तो ये अंग्रेजी का यहाँ पे 3रा स्थान आता है। इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ बिहार पीपल स्पीक द रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका, संथाली एंड सोन। बिहार में कई प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। द चिल्ड्रेन हु कम टू द स्कूल गेट फेमिलियराइज्ड विद स्टैंडर्ड हिंदी बिकॉज द सिलेबस ऑफ बिहार फॉलोज द NCF 2005 एंड BCF 2000
8 and therefore it is important to provide education in the children's mother tongue, that is हिंदी। तो यहाँ पे हमारे बिहार का जो पाठ्यक्रम है, आप उस पाठ्यक्रम को जब देखते हो तो वहाँ पे हिंदी का ही वर्चस्व स्थापित है। जो मानक हिंदी है उसी को भाषा के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में रखा गया है। अंग्रेजी की किताब छोड़ करके बाकी सारी किताबें आपको हिंदी में मिलती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एनसीएफ 2005 बीसीएफ 2008 को फॉलो करती है बिहार की पाठचर्या, और इसीलिए बच्चों को उनकी भाषा में, जो कि हिंदी है, हिंदी मुख्यतः बोली जाती है, प्रमुख भाषा हिंदी है, इसीलिए हिंदी में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। दस इंग्लिश इज टोटली आउट ऑफ द सिलेबस। इस प्रकार अंग्रेजी बिल्कुल पाठ्यक्रम से बाहर है। इट हैज जस्ट रिमेन्ड ए सब्जेक्ट हियर इन विच स्टूडेंट्स लर्न सम बेसिक ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। बिहार के अंदर अंग्रेजी एक विषय बनकर के रह गई है, ना कि एक भाषा, एक माध्यम। ये एक विषय बनकर के रह गई है जिसके अंतर्गत छात्र जो है वो कुछ बेसिक ग्रामर और ट्रांसलेशन सीख लेते हैं, बस उनकी अंग्रेजी हो जाती है। There is no wonder if the students of Bihar at primary level 1 to 8 could tell the names of the literary figures of English language and literature। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के जो प्रमुख लिटरेरी फिगर्स हैं उनके कुछ नाम भी बता सकें, ऐसा भी मुश्किल है यहाँ के प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। There is no environment of English language in the government schools of Bihar। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण की कोई भी माध्यम नहीं है, अंग्रेजी का वातावरण ही नहीं है। द जनरल इंस्ट्रक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर अकर इन हिंदी और इन द रीजनल लैंग्वेजेस। बिहार के अंदर जो भी छात्र और शिक्षक के बीच इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भाषाओं का आदान प्रदान होता है, वे या तो हिंदी में होते हैं या फिर उनके क्षेत्रीय भाषाओं में। इन सच ए प्लेस वन कांट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। और ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थान पे अंग्रेजी सीखना संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की एक भाषा है और भाषा सीखने के लिए उसका इन्वायरमेंट होना जरूरी है। वी नो दैट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स और साइंसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रेशराइज्ड टू लर्न द रूल्स, फार्मूला, डेफिनेशंस, फैक्ट्स एंड सो ऑन। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है, ना कि एक विषय है जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंसेस, जिसमें बच्चों को फॉर्मूला याद करने के लिए, रूल याद करने के लिए, नियम याद करने के लिए, फैक्ट्स रटने के लिए बाध्य किया जाता है। एंड वी सी दैट द टीचर्स टीच इंग्लिश इन आवर स्कूल्स एज ए सब्जेक्ट। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं अंग्रेजी के, वो अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं। दे थर्स्ट ग्रामेटिकल रूल्स, ए लॉट ऑफ ट्रांसलेशंस एंड डिफिनेशंस अपॉन द स्टूडेंट्स। अंग्रेजी शिक्षक जो हैं हमारे अंदर, बिहार के अंदर, वे बच्चों के ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स को थोप देते हैं। ट्रांसलेशन बनाना अनिवार्य होता है सभी बच्चों के लिए। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, नाउन, प्रोनाउन रटवा करके याद करा दिया जाता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है अंग्रेजी शिक्षण में। यूज तो है, लेकिन जो मुख्य बात होनी चाहिए, जो अंग्रेजी सीखने के लिए ज़रूरी है, हम लोग अंग्रेजी जब शिक्षण, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी शिक्षण में क्या क्या समस्याएं हैं। और एक्वायरिंग एंड लर्निंग, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स विच अफेक्ट द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग वहाँ पे करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। Being a teacher of English, I want to improve the techniques of teaching English। एक अंग्रेजी शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंग्रेजी सीखने के जो टेक्निक्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, जो तरीके हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो। I try to create an environment where the general instructions, gossips and other activities could take place in English। मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा के अंदर एक ऐसा वातावरण बना सकूं जहां पे जो सामान्य निर्देश होंगे वे अंग्रेजी में होंगे, बच्चों की जो गॉसिप्स होंगे वे अंग्रेजी में होंगे, और दूसरी जो क्रियाएं होंगी वे अंग्रेजी में हो सकें। आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द अदर मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम्स विच रिस्ट्रेन स्टूडेंट्स एक्वायरिंग इंग्लिश। मैं यह भी प्रयास करूंगा
जो दूसरी प्रमुख छोटे या बड़े कारण हैं, जो समस्याएं हैं जो बच्चों को अंग्रेजी सीखने से रोकती हैं, उसे फाइंड आउट करके उसका समाधान निकालने का प्रयत्न करता हूँ। एंड फॉर दिस नोबल पर्पस आई हैव डन दिस एक्शन रिसर्च ड्यूरिंग माई स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम एट, जो भी स्कूल आपको दिया जाएगा आप वहाँ पे इसका नाम देंगे, अपने विद्यालय का नाम देंगे, नीचे अपना साइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना साइन किया है, ये डिजिटली साइंड है। और आगे अब बढ़ेंगे एम्स। हमने जो एक्शन रिसर्च तैयार किया है उसका एम्स क्या है? सबसे पहला है टू क्रिएट एन इंग्लिश फ्रेंडली इन्वायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट कुड फ्रीली एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक ऐसा अंग्रेजी का वातावरण तैयार करना है जिसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके। दूसरा है टू चेंज द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी शिक्षण की पारंपरिक विधियां हैं उससे बदलना है। तीसरा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एवरी स्टूडेंट्स इन टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां तैयार करना और यह इंश्योर करना कि प्रत्येक विद्यार्थी उसमें भाग ले सके। अगला है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश, विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने के प्रति मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना, है ना। अगला है टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डेली लाइफ, बच्चों को अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी को स्थान देना। अगला है टू मेक स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंट इन यूजिंग इंग्लिश, बच्चों को अंग्रेजी के उपयोग के समय सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वे किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। दीज आर द एम्स। और अब आगे बढ़ते हैं काउजेज ऑफ द प्रॉब्लम, जो समस्या है उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। पहला एलियन ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, जो अंग्रेजी का ओरिजिन है, जो मूल है इसका वो विदेशी मूल है ना। दूसरा है अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, विद्यालय में अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि विद्यालय में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच जो बातें होती हैं वो क्षेत्रीय भाषा में होती है या फिर हिंदी में होती है, अंग्रेजी का वहाँ कोई स्थान ही नहीं है, तो यह भी एक बड़ा कारण है। तीसरा है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जो अंग्रेजी शिक्षण की पारंपरिक विधियां हैं, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, तो इन सब ये सारे जो है वो कारण है। अगला है अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं उनकी अनएक्सेप्टेबिलिटी। अगला है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, ये भी बड़ा कारण है। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में ना पढ़ा करके एक विषय के रूप में पढ़ाना, ये भी बड़ी समस्या है। अगला है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वेल क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के अच्छे शिक्षक की कमी, ये भी एक बड़ी समस्या है, खास करके हमारे बिहार के अंदर। चलिए अब देखिए मेन फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। एनालिसिस ऑफ द काउजेस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, अंग्रेजी शिक्षण में जो समस्याएं हैं उसके पीछे के जो कारक हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है। आप भी इस प्रकार से, आप जिस भी टॉपिक पे आप बनाओगे तो आपको इसी प्रकार से आपको वहाँ भी फॉर्मेट बनाना है। सीरियल नंबर दे देंगे, 4-5 कारण देंगे। काउज यहाँ पे कारण देना है, एविडेंस यानी कि उसका जो साक्ष्य है, फैक्ट्स, कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, यहाँ पे रिसर्चर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ सुधार लेंगे। पहला है अनकंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी नियमित रूप से बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पाती है क्लास के अंदर, एक बड़ी समस्या है। एविडेंस इसका कहाँ से मिला? थ्रू अटेंडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, अटेंडेंस और ऑब्जर्वेशन करके। फैक्ट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। क्या कंट्रोल में है? नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि आप एसीपी के दौरान आप वहाँ पे एक प्रशिक्षु के रूप में गए हो, ना कि शिक्षक के रूप में। यदि शिक्षक के रूप में जाएंगे तब हमारे अंडर होगा
ये हमारा दायित्व होगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को हम घर से बुला करके लाएं। लेकिन जब आप एक प्रशिक्षु के रूप में जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को उनके घर से बुला करके लाएं। ये वहाँ के शिक्षकों का दायित्व है। दूसरा है लैक ऑफ बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स। किताबों और अन्य सामग्रियों की कमी। इसका एविडेंस कैसे मिला? ड्यूरिंग टीचिंग इन द क्लास शिक्षण के दौरान। ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद। इन द कंट्रोल्स ऑफ द पेरेंट्स, ये किसके अधीन है, किसके नियंत्रण में है? तो पेरेंट्स के नियंत्रण में है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को उचित किताबें उपलब्ध कराएं। तीसरा है अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। ये कैसे पता चला? तो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द स्कूल, ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बच्चों और शिक्षकों के बीच होने वाली बातचीत को देखने के बाद पता चलता है कि उनका जो बातचीत का माध्यम है वो अंग्रेजी नहीं है बल्कि क्षेत्रीय भाषा है या फिर हिंदी है। समहाउ क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ये रिसर्चर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। शिक्षकों से बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे कि आप अपने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप बच्चों से कहते हो कि एक गिलास पानी लेकर आओ, आप इसे अंग्रेजी में भी बोल सकते हो और इसी माध्यम से बच्चों में थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान आएगा और उनमें जो झिझक होती है वो खत्म होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है झिझक खत्म करना, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा ना तो बच्चों की सीखने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी के भी हेजिटेशन सबसे बड़ी बाधा मानता हूँ हेजिटेशन को। अगला है लैक ऑफ द यूजेज ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल इंस्ट्रक्शंस। सामान्य जो निर्देश होते हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होना, ये बड़ी समस्या है। और इन द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, ये रिसर्चर के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यही आपका एक्शन रिसर्च ही होने वाला है। अब देखिए हाइपोथेसिस ऑफ द एक्शन रिसर्च है। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। हमने जो एक्शन रिसर्च बनाया है उसे मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, मैंने इसे तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल I would try to improve the continuous presence of the students and organize a teacher-parents meeting for this purpose. सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा वो ये था कि बच्चे नियमित रूप से क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि जब बच्चे नियमित रूप से क्लास नहीं आएंगे तो आप किसी भी चीज़ को सिखाओ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना और इसके लिए एक टीचर पेरेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और सभी पेरेंट्स से अनुरोध किया जाएगा कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से क्लास भेजें। I would provide the opportunities to every student to use English language in their daily life, general instructions. I would use the audio-visual method in the class, and my approach will be on making a constructive classroom where every student would get the opportunities to take part in activities and other creative ideas. मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं सभी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में सामान्य बातचीत, सामान्य निर्देश वगैरह यूज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। उन्हें कहूँगा कि आप अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में बोलें और साथ ही मैं क्लास के अंदर ऑडियो विजुअल मेथड का प्रयोग करूँगा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। और मेरा जो अप्रोच होगा वो होगा एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, रचनावादी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना कक्षा के अंदर, जिसमें सभी बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले, उन्हें अपने आइडियाज़ को बताने का अवसर मिले। इन दिस वे आई वुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर द स्टूडेंट्स कुड फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आई विल नॉट इंटरफेयर इन देयर माइनर मिस्टेक्स, rather I would encourage them to speak English words, sentences as much as they can. मैं उनकी छोटी छोटी गलतियों में इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसके अलावा मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के वाक्य जितना ज़्यादा हो सके उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करूँगा।
तो ये मेरा हाइपोथेटिकल व्यूज हो गया, ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ द एक्शन रिसर्च हो गया। आई वुड इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव प्रॉपर लर्निंग मटेरियल्स, मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि बच्चों के पास प्रॉपर लर्निंग मटेरियल्स हैं। आई विल हेल्प देम टू डू द करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज, जो शिक्षक सहगामी क्रियाएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए मैं उन्हें मदद करूंगा। आई विल टेक द हेल्प ऑफ द हेडमास्टर एंड अदर टीचर्स ऑफ द स्कूल एंड क्रिएट एन इंग्लिश फ्रेंडली एनवायरमेंट। इन दिस वे आई वुड गेट माई एम। तो किस प्रकार से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, इसकी मैंने एक परिकल्पना की जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ द एक्शन रिसर्च कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसी प्रकार से अपना भी एक्शन रिसर्च आप बना सकते हो। अब हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, फॉर्मेट फॉर द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेटिकल व्यूज। इस फॉर्मेट में हम अपने हाइपोथेटिकल व्यूज का टेस्ट करेंगे और इसके लिए हम कुछ यहाँ पे फॉर्मेट इस प्रकार से बनाएंगे, सीरियल नंबर दे देंगे, 4-5 हाइपोथेटिकल व्यूज रहेंगे। एक्टिविटीज फॉर द पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए हम एक्टिविटी तैयार कर रहे हैं उसका वर्णन रहेगा। मेथड हमारा क्या होने वाला, एक्सपेक्टेड मीडियम क्या होने वाला और टाइम क्या रहने वाला है। अब इसमें पहला देखिए, द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वाज चेक्ड एवरी डे एट द प्रेयर असेंबली। प्रार्थना सत्र, चेतना सत्र के दौरान ही सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति को चेक कर लिया जाएगा प्रतिदिन। बाय नोटिंग ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर, रजिस्टर का भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बड़ा ज़्यादा मिस्टेक है। जो भी थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक होगा आप उसे सुधार करते चलेंगे। डेली अटेंडेंस शीट ऑफ द स्कूल, जो भी स्कूल में अटेंडेंस शीट होगा उसके द्वारा हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम एवरीडे रहेगा, है ना, प्रतिदिन इसे करना है। दूसरा है यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसका माध्यम कन्वर्सेशन होगा। ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये भी एवरीडे रहेगा। तीसरा है टीचिंग थ्रू द ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम प्रोजेक्टर या मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, कक्षा शिक्षण के दौरान। इसके बाद यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के माध्यम से, रचनावादी अधिगम के माध्यम से TLMs एंड अदर थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड। अगला है इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश, विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, कन्वर्सेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एवरीडे। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेटिकल व्यूज। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे और हमने क्या TLM का इस्तेमाल करना है उसके बारे में नोट कर लेंगे। चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेट कार्ड्स होंगे हमारे पास, है ना, बहुत तरह के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, बना भी सकते हैं खुद से। ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल फ़ोन एज ए ऑडियो विजुअल मीडियम, चॉक डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक्स etc। दीज आर द TLM। इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है। I approached the audiovisual method and used constructivist classroom approach during teaching English in the classroom. With the participation of other teachers, I started to use English words and sentences like good morning, hello, how are you, may I come in sir, may I go out sir, excuse me, I am sorry, absolutely right, of course, excellent, well done, marvelous, wonderful, awesome, beautiful, so cute, thank you, you are welcome, bye bye and so on। जो भी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस के वाक्य होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों के साथ। इन दिस प्रोसेस आई नोटिस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। इस प्रोसेस के दौरान मैंने देखा कि बच्चों में व्यापक बदलाव आए हैं, वे अंग्रेजी के शब्द को यूज करना शुरू कर चुके हैं। नाउ दे आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश क्लासेस। अंग्रेजी क्लासेस के दौरान भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब है सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, उसका भी एक फॉर्मेट आप बना लेंगे इस प्रकार से। सिचुएशन बिफोर द एक्शन रिसर्च,
सिचुएशन आफ्टर द एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के पहले की स्थिति क्या थी? पहला, स्टूडेंट्स शो लेस इंटरेस्ट इन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों को प्रयोग करने में छात्र जो है वो कम इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन एक्शन रिसर्च के बाद उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। लैक ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। एक्शन रिसर्च के पहले जो लैंग्वेज स्किल्स थे उनमें कमियां थी, और एक्शन रिसर्च के बाद उनमें व्यापक बदलाव देखने को मिले। तीसरा है लैक ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिसेस। लिखने, पढ़ने और बोलने के जो प्रैक्टिसेस थे अंग्रेजी में, उनकी कमी थी, जबकि एक्शन रिसर्च के बाद स्टार्ट हुआ। लेस वोकेबलरी, इम्प्रूव्ड वोकेबलरी। एक्शन रिसर्च से पहले बच्चों की वोकेबलरी काफ़ी कमज़ोर थी, जबकि एक्शन रिसर्च के बाद उनकी वोकेबलरी काफ़ी सुधर गई। एक्शन रिसर्च के पहले नो जनरल यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और एक्शन रिसर्च के बाद यूज ऑफ इंग्लिश इन जनरल इंस्ट्रक्शंस। डिडंट टेक पार्ट इन इंग्लिश लर्निंग एक्टिविटीज, स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन इंग्लिश लर्निंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से आप जिस भी टॉपिक के ऊपर एक्शन रिसर्च बनाएंगे, एक्शन रिसर्च के पहले की स्थिति, एक्शन रिसर्च के बाद की स्थिति आपको इसी प्रकार से वहां पे दर्शा देनी है। अगला है रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या आया है? आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन रिसर्च देयर वाज ए बिग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के व्यवहार में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। नाउ दे यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रीली। अब वे स्वतंत्र होकर के अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का उपयोग करते हैं। दे हैव अंडरस्टूड दैट इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन विच दे हैव टू लर्न बोरिंग ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेशन। वे अब समझ चुके हैं कि अंग्रेजी केवल ग्रामर और ट्रांसलेशन रटने वाली भाषा विषय नहीं है। दे हैव अंडरस्टूड नाउ दैट इट इज ए लैंग्वेज। वे अब ये समझ चुके हैं कि यह एक भाषा है, और जितना ज़्यादा वे इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा इसे सीखेंगे। द मोर दे विल यूज इट, द मोर दे लर्न इट। With the help of audio-visual method, I showed them many poems and stories on my mobile phone and advised them to practice the language. मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उन्हें कई कविताएं और कई कहानियों को सुनाया, दिखाया, है ना। ऑडियो विजुअल देखना और सुनना दोनों हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की मैंने सलाह दी। Thus they achieved the desired कॉग्निटिव लेवल। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, कॉग्निटिव होगा, यहाँ पे COG होगा, कॉग्निटिव लेवल। इस प्रकार से उन लोगों ने जो अपेक्षित संज्ञानात्मक विकास का जो स्तर था उनका, उसे प्राप्त किया। अब इवेल्युएशन को देखेंगे। इवेल्युएशन, आफ्टर रिव्यूइंग द रिजल्ट इट वाज क्लियर दैट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द डिजायर्ड कॉग्निटिव लेवल। यह पाया गया कि बच्चों की जो अपेक्षित संज्ञानात्मक स्तर था उसे प्राप्त कर लिया गया है। दे स्टार्टेड टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर देयर जनरल पर्पसेस एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन यूजिंग द लैंग्वेज। दे आर नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। वे अब सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और मोटिवेटेड हैं अंग्रेजी के यूज को लेकर के। यूज ऑफ द रिजल्ट इन न्यू सिचुएशंस। नई परिस्थितियों में रिजल्ट का क्या यूज रहने वाला है? इफ द एबव प्रोसेस इज यूज्ड इन एवरी स्कूल। यदि उपरोक्त प्रक्रिया को प्रत्येक विद्यालय में इम्प्लीमेंट किया जाए, देन आवर स्टूडेंट्स कुड एक्वायर सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वे अंग्रेजी से संबंधित पर्याप्त जानकारी को हासिल कर पाएंगे। दे विल फैमिलियर टू द लैंग्वेज एंड कुड अचीव बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। वे अंग्रेजी से परिचित हो पाएंगे और साथ ही साथ भविष्य में अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इफ द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार स्टार्टेड टू बिहेविंग लाइक दिस एक्शन रिसर्च, इंग्लिश वुड नॉट बी एन एलियन ओरिजिन सो फार। यदि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में इस एक्शन रिसर्च को लागू किया जाए तो अंग्रेजी किसी भी रूप से विदेशी मूल की भाषा नहीं रह जाएगी, यह परिचित हो जाएगी। अब आखिरी बिंदु है ऑब्लिगेशन, यानी कि आभार। हम अपना आभार प्रकट करेंगे अपने सपोर्टिंग स्टाफ्स के लिए, जिनसे भी हमें मदद मिली, जिनसे हमें प्रेरणा मिली है इस एक्शन रिसर्च को तैयार करने के लिए। साथ ही जो हमने सीखा है अपने जीवन में, सबके प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर मिलता है यहाँ पे।
तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से माई थैंक्स टू माई फादर, अपने यहाँ पे पिताजी का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। हु इज ऑल्सो माई फर्स्ट टीचर एंड माई इंस्पिरेशन, जो मेरे प्रथम शिक्षक रहे हैं, मेरे प्रेरणा रहे हैं। आई टीच बिकॉज टीचिंग इज इन माई ब्लड एंड सो आई थैंक द ऑलमाइटी गॉड हु गेव बर्थ मी ऑन दिस अर्थ टू स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज। ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमें इस धरती पे एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्रदान किया है ना। ज्ञान का प्रकाश देना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति का कर्तव्य होता है, और इस रूप में इस जीवन को जीने का अवसर मिला है, इसके लिए ईश्वर को अनंत आभार व्यक्त करता हूँ। And then I would like to speak thank you to my director sir and all the supporting teachers and also to the HM of जिस स्कूल में आपको भेजा जाएगा उसका नाम आप यहाँ पे देंगे। Who always supported me and guided me very well, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और अच्छे तरीके से गाइड किया। Last but not least I want to say thanks to all my students, अपने सभी विद्यार्थियों को भी थैंक कहेंगे। Who really showed their interest in learning English and made my action research successful, है ना। उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया अंग्रेजी सीखने में और मेरे एक्शन रिसर्च को सफल बनाया। तो इस प्रकार से ऑब्लिगेशन लिखा जाता है। नीचे थैंक्स लिखेंगे, अपना नाम देंगे, ट्रेनी टीचर आप हैं, जिस भी डाइट में आप हैं वहाँ पे उसका नाम देंगे, सत्र देंगे, रोल नंबर देंगे। ये सारा मेरा डिटेल्स है, ठीक है। 17-19 में मैं भी डाइट में था, डाइट लखीसराय में, और मेरा रोल नंबर 1 था। तो इस प्रकार से मैंने भी एक्शन रिसर्च तैयार किया था, जिसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। इसी प्रकार से आप अपना एक्शन रिसर्च खुद से तैयार कर सकते हैं, और किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप एक्शन रिसर्च तैयार कर सकते हो। और यदि आप एक्शन रिसर्च तैयार करते हैं और चाहते हैं कि इसे चेक कर लिया जाए एक बार, तो आप इसे हमारे पास भेज सकते हो। आप अपना एक्शन रिसर्च तैयार करके PDF फॉर्मेट में स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं उसे एक बार चेक कर लूँगा और आपको उसमें जो कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा तो उसके बारे में भी बता दूंगा। तो मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।